स्टार्ट। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस कोरोना महामारी की बाद खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस महामारी में अपने घरों में रहकर अपने सामाजिक डिस्टेंस को बनाते हुए अपने कार्यों का संपादन कर रहे होंगे। इस कोरोना वायरस की महामारी के बाद हमारे प्रदेश की कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इस पर चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूं। आप लोग सब जानते हैं कि मार्च के माह में हमारे प्रदेश के अंदर पहला कोरोना वायरस का मरीज, जो कि आईएफएस अधिकारी एफआरआई देहरादून के थे, विदेश से आकर के उन पर जो है यह वायरस का पहला संक्रमण देहरादून में हुआ। उसके बाद हमारी राज्य सरकार ने इस महामारी से लड़ने के बाद कुछ कदम उठाने का काम किया, जो कि नाकाफी कदम है। आज जो परिस्थितियां हमारे प्रदेश में कोरोना महामारी पर है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में 61 कोरोना महामारी के मरीज हैं, जिसमें से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के, डॉक्टरों के मेहनत से, उनकी लगन से 29 मरीज ठीक होकर के घर चले गए हैं। बाकी मरीजों का इलाज अभी चिकित्सालयों में चल रहा है। वर्तमान में हमारे प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, जो कि 1 करोड़ से भी ऊपर है, उसके एवज में हमारे प्रदेश में अभी तक लगभग 7,000 कुछ लोगों का इस महामारी का टेस्ट हुआ है, जो कि बहुत नाकाफी है, जनसंख्या के हिसाब से बहुत नाकाफी है। जहां तक हमारी प्रदेश सरकार ने इस महामारी के लिए कुछ जोन बनाए हैं, जिसमें रेड जोन है, जिसमें ऑरेंज जोन है और जिसमें ग्रीन जोन है। हमारे प्रदेश के 13 जनपदों में एक रेड जोन का जनपद है, जो कि जनपद हरिद्वार है। ऑरेंज जोन के 2 जनपद हैं, देहरादून और उधम सिंह नगर, और जो 10 जनपद हैं वो जनपद ग्रीन जोन में हैं। हमारा ये मानना है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री ने 3 घंटे का समय देकर के पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा करी, और आज इस लॉकडाउन को लगभग 1 माह और 15 दिन हो चुका है। और जो पूरी दुनिया में जो इस महामारी के खिलाफ जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि लॉकडाउन के बाद जो रिपोर्टें दुनिया के देशों की आ रही है, लॉकडाउन के बाद या तो स्थिति स्थिर है उन देशों में, या तो कमी आई है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में लॉकडाउन के बाद जो परिस्थिति है, मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये बहुत बड़ी दुखद की बात है। हमारे प्रदेश के अंदर मार्च के महीने में मात्र सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से मरीजों का टेस्ट हो रहा था, और वर्तमान में दून हॉस्पिटल, दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, एम्स ऋषिकेश और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से मरीजों के टेस्ट की बात हो रही है। और आज पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक बहस है कि इस महामारी के खिलाफ लड़ने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं
जो चिकित्सालय हैं वो सरकारी हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हम सरकार से बार बार इस बात को कर रहे हैं कि इन हॉस्पिटलों का अधिग्रहण किया जाए, क्योंकि ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये हॉस्पिटल सरकार से सुविधाएं प्राप्त करते हैं, बड़ी कमाई जनता से करते हैं, बड़ी लूट जनता से करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी राज्य की सरकार इन बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों को अधिग्रहण करके इस महामारी के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं कर पा रही है। ये एक दुखद बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया में बहस है, हमारे प्रदेश में भी बहस है कि महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वही आगे है। इसका मतलब ये सवाल जो हम बार बार इस बात को कर रहे हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी हॉस्पिटल को सुविधाएं दिया जाए, उनका विकास किया जाए, डॉक्टरों की बड़ी तादाद में नियुक्ति किया जाए, ये काम आज बड़ी मांग हो गई है। इस महामारी के बाद ये बहस पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया और हमारे राज्य में हो रही है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या का जो हिस्सा है, उस हिस्से का जो एक छोटा सा भाग अभी तक टेस्ट हुआ है, जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि 1 महीने से भी ऊपर का समय गुजर गया है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जब ये महामारी का प्रकोप पूरे प्रदेश में चल रहा है, हमने 16 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा कि तमाम राजनीतिक दलों का, सामाजिक संस्थाओं का, बुद्धिजीवियों को बुला करके उनकी बैठक किया जाए, उनके सुझाव लिया जाए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी राज्य सरकार किसी भी राजनीतिक दल से बात करना नहीं चाहती है, किसी भी बुद्धिजीवियों से, अन्य बुद्धिजीवियों से बात करना नहीं चाहती है। और इस महामारी के बाद जो प्रदेश की तैयारी है, प्रदेश सरकार की तैयारी है, वो प्रदेश सरकार की तैयारी बहुत नाकाफी है। आप सब जानते हैं हमारे प्रदेश के बनने के बाद हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश का, वो पलायन का मुद्दा है। और पलायन क्यों कर रहा है हमारे प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के लोग? इसलिए कर रहा है कि शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, रोजगार का अभाव है, परिवहन का अभाव है, जिस कारण लाखों की तादाद में हमारे प्रदेश के बेरोजगार लोग देश के, विदेश के अन्य हिस्सों में जाकर रोजगार करने का काम कर रहे हैं। और इस महामारी के बाद जो हमारे पास जो रिपोर्ट है, 1 लाख से भी ऊपर लोगों ने अप्लाई कर दिया है अपने घरों को आने के लिए। लेकिन हमारी सरकार, हमारे राज्य की सरकार एक पुख्ता तरीके का नियम नहीं बना पा रही है कि हमारे प्रदेश के जो लोग देश के, दुनिया के अन्य हिस्सों में हैं, वो अपने घरों को वापस कैसे आएंगे। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर हजारों की तादाद में अन्य राज्यों के लोग हैं जो काम करते हैं, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, आपका हरियाणा है, पंजाब के लोग हैं। हमारी पार्टी के पास अभी तक 1000 लोगों की लिस्ट है जो कि अपने राज्यों को, अपने घरों को जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि ये लोग कैसे जाएंगे। हमारी आपत्ति है इस पर। जब माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की, प्रधानमंत्री जी ने कोई समय लोगों को अपने घर जाने का नहीं दिया। हम ये कहना चाहते हैं, आपने तमाम अखबारों के माध्यम से, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा, हजारों की तादाद में लोग अपने घरों को निकल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, बिना पानी के, बिना प्यास के मर रहे हैं, सड़कों पर लोग मर रहे हैं। लेकिन सरकार जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जो बात आज कर रहा है, ट्रेन को लगाने की बात कर रहा है, बसों से लोगों को पहुंचाने की बात कर रहा है, ये 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद तुरंत बाद इस काम को होना था, जो नहीं हुआ। और जिस कारण आज हमारे प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर है वो भूखों मर रहा है। हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि इनके लिए राशन की व्यवस्था करो, इनके खाने की व्यवस्था करो। अभी हमारे उत्तराखंड सरकार ने एक बात की कि जो राशन कार्ड धारक लोग हैं उनके लिए हम 3 महीने का राशन देंगे। कितना? हम बार बार सरकार से कह रहे हैं 35 किलो राशन सरकार को देना चाहिए एक परिवार के लिए,
लेकिन सरकार का जो पुराना जो तरीका है उसी के हिसाब से राशन दिया जा रहा है। सरकार ने कहा कि हम 5 किलो चावल प्रति यूनिट जो बीपीएल धारक हैं उनके लिए देंगे, लेकिन बाकी कार्ड धारकों को नहीं देंगे। हम सरकार से बात कर रहे हैं कि जो बिना कार्ड धारक लोग हैं, आधार कार्ड के हिसाब से, मतदाता सूची के नाम के हिसाब से उनको राशन दिया जाए, वो नहीं कर रहे हैं। हमने सरकार से मांग किया कि जो प्रवासी मजदूर है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था, उनके लिए राशन की व्यवस्था करिए। सरकार ने जो है पुलिस के माध्यम से बांटने का काम किया, और हम ये आरोप लगाना चाहते हैं सरकार पर कि जो पुलिस के माध्यम से जो बांटा जा रहा है उसमें भेदभाव है। हमारे सामने उदाहरण है, जब हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेत्री कॉमरेड इंदु नौडियाल ने इसकी शिकायत की बसंत विहार थाने में कि हमारे एरिया में लोगों को, जब उनने 100 लोगों की लिस्ट दी, इनको राशन नहीं मिला, तो वहां के जो इंचार्ज साहब हैं उनको बड़ा बुरा लगा। वो उनके घर पे धमके, उन्होंने उनको धमकाया कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। हमारी पार्टी ने हस्तक्षेप किया, हमने डीजीपी से बात किया, उस पर जांच बैठी हुई है, जांच उनके खिलाफ चल रही है। अभी भार्गव चंदोला जी जो पूरे देहरादून के अंदर चंदा कर करके आम जनता को राशन बांटने का काम कर रहे हैं, कल ही उनके खिलाफ पटेल नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई। हमारी प्रदेश की सरकार पुलिस के माध्यम से राशन बांट रही है, उनको भोजन देने की बात कर रही है, और तमाम लोगों को कह रही है कि आप पुलिस थाने में चौकियों में जमा करिए। जो लोग किचन चला रहे हैं, जो लोग राशन बांट रहे हैं, सरकार जो है उनके राशन, उनकी किचन को बंद कर रही है और उसमें राजनीति कर रही है। आरएसएस के लोगों के माध्यम से, भाजपा के लोगों के माध्यम से जो है राशन बंटवाने का काम हो रहा है, उसमें भी राजनीति हो रही है। हमारा एक और आरोप है राज्य सरकार पर। राज्य सरकार एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए इस सुविधा को देने का काम नहीं कर रही है, जिसका हमने आपत्ति जताई। तमाम राजनीतिक दलों ने 24 अप्रैल को प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा कि यह भेदभाव हो रहा है, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग स्वयंसेवी संस्थाएं, जो राजनीतिक दल के लोग जो जनता के लिए सुविधा देना चाहते हैं, उनको रोकने का काम हो रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो तमाम लोगों को जो अपने घरों को जाना चाहते हैं, अभी तक सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो कैसे जाएंगे, उनको ट्रेन लगेगी, बस लगेगी, क्या होगा उनके लिए। सरकार के पास कोई नियम नहीं है। सरकार रोज सुबेरे कोई कानून बनाती है, कोई नियम बनाती है, रात को बदल देती है, रात को बनाती है तो सुबह बदल देती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सरकार है ही नहीं प्रदेश के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं, अभी लॉकडाउन 3 की घोषणा हुई 3 तारीख को, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये लॉकडाउन 3 की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया, गृह मंत्री ने किया। गृह मंत्रालय से ये घोषणा हुई, और उसमें क्या नियम बनाया कि जो तमाम प्रदेशों से लोग आ रहे हैं वो जो है पंचायत के लोग जो है उनको क्वारंटाइन करेंगे। हम पूछना चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि क्या आपने ग्राम पंचायतों के लिए जो टेम्परेचर नापने के यंत्र हैं क्या दिए हुए हैं? क्या आपने पंचायतों के लिए कोई बजट की व्यवस्था की है कि जो लोग क्वारंटाइन होंगे ग्राम पंचायतों में, उनके खाने और रहने की व्यवस्था क्या होगी? ये ऐसा लगता है हम कि सरकार, केंद्र की सरकार राज्य की सरकार की जिम्मेवारी सौंप रही है, और राज्य की सरकार पंचायतों को जिम्मेवारी दे रही है। अपनी जिम्मेवारियों से मुकरने का काम कर रही है, अपनी जिम्मेवारियों से हटने का काम कर रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि जो लॉकडाउन है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद फिर क्या प्रपोजल है आपके पास? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। हम कहना चाहते हैं हमारे प्रदेश में कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, आपका सैलाकुंज देहरादून, आपका हरिद्वार का सिडकुल, आपका उधम सिंह नगर का सिडकुल, हमारे पास तमाम शिकायतें आ रही है कि कंपनियां मजदूरों की छटनी कर रही है, कंपनियां लोगों को तनख्वाह नहीं दे रही है। आज हम कहना चाहते हैं हमारे प्रदेश के अंदर
लाखों की हजारों की तादाद में लोग गांव को पहुंच रहे हैं, गांव को वापस आ रहे हैं। क्या है सरकार के पास प्रपोजल? हमने सरकार को 16 तारीख को एक मांग पत्र भेजा। हमने सरकार से कहा कि जो मनरेगा का कानून है, उस मनरेगा के कानून के तहत रोजगार दिया जाए लोगों को, उनके काम के घंटे, काम के दिन बढ़ाए जाएं। लेकिन सरकार एक झूठा आंकड़ा पेश कर रही है कि इतने हजार लोगों को मनरेगा का काम मिला है। हम पूछना चाहते हैं कितने लोगों को? तमाम कार्यालय बंद हैं। हम सब जानते हैं कि मनरेगा का ऑनलाइन पेमेंट होता, कैसे होगा? सीमेंट की दुकानें बंद हैं, कैसे होगा मनरेगा का काम? ये काम सरकार नहीं कर रही है। हम कहना चाहते हैं हमारे प्रदेश के खासकर रुद्रप्रयाग जनपद, चमोली जनपद, टिहरी जनपद, उत्तरकाशी जनपद, पिथौरागढ़ जनपद, जो कि यात्रा सीजन से प्रभावित होते हैं, जहां के लोग यात्रा सीजन पर जो है रोजगार करने का काम करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं, उनके अपनी दुकानें चलती हैं, उनके लॉज चलते हैं। सरकार के पास कोई प्रपोजल नहीं है यात्रा सीजन का। हम ये भी कहना चाहते हैं कि केदारनाथ में जाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने अप्लाई किया राज्य सरकार से कि हम केदारनाथ जाना चाहते हैं। सरकार ने उनके एप्लीकेशनों को रिजेक्ट कर दिया। और अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक माननीय विधायक यहां के सेक्रेटरी के आदेश पर, उनकी अनुमति पर लावा लश्कर के साथ आप कर्णप्रयाग तक पहुंच जाते हैं। हम कर्णप्रयाग की पुलिस को थैंक्स करना चाहते हैं, वहां के एसडीएम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उनको वापस भेजा। लेकिन हमारी सरकार, हमारी मांग है कि सरकार एक तरफ विपक्ष के लोगों पर प्रशासन के माध्यम से धमकाने का काम करती है और दूसरी तरफ अपने लोगों के लिए खुलेआम छूट देती है। क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर इसमें इन्वॉल्व है सचिव तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सचिव साहब कहते हैं तो डीएम देहरादून ने दिया। हम पूछना चाहते हैं अगर सचिव अग्रसारित कर रहा है आदेश को, डीएम कौन होते रोकने वाले? ये काम हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम बार बार मांग करते हैं कि तमाम पहाड़ के अंदर जो लोग आ रहे हैं, अगर ऐसा ना हो कि किसी के अंदर ये महामारी के गुण आ जाए, पहाड़ के लोग बड़ी तादाद में मरेंगे। इसलिए मरेंगे क्योंकि कोई व्यवस्था हमारी सरकार की वहां के हॉस्पिटलों में नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टेस्ट के लिए नहीं है कार्यक्रम, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो अच्छी बात है कि अभी तक जो है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये बीमारी नहीं गई। हम चाहते हैं ये बीमारी ना जाए, ये बीमारी आगे ना बढ़े। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, हम बार बार मांग करना चाहते हैं सरकार से, हम कहना चाहते हैं, आप किसान की बात करते हैं, आपका मंडी नहीं खुले हुए, जो सरकारी रेट आपने गेहूं के तय किए वो किसान को नहीं मिल रहा है। जो गन्ने का लाखों का पेमेंट है, लाखों लाख रुपए का पेमेंट है उधम सिंह नगर के किसान का, देहरादून के किसान का, जहां जहां गन्ने का उत्पादन होता है उसका पेमेंट सरकार नहीं कर रही है। उत्तराखंड आंदोलनकारी की पेंशन नहीं दे रहे। जो पेंशन भोगी लोग हैं उसमें विकलांग है, विधवा है, वृद्धावस्था के पेंशन के लोग, वृद्धावस्था पेंशनधारी लोग हैं, किसान पेंशनधारी लोग हैं, उनके खातों में पैसा नहीं जा रहे। जो पंजीकृत मजदूर है उसके खातों में समय पर पैसा नहीं जा रहा है। सरकार को ये काम जो है इसके साथ करना चाहिए, अविलंब इस काम को करना चाहिए। हम तमाम जनता से कहना चाहते हैं कि ऐसे समय में सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने राशन नहीं भाषण दो, भाषण नहीं राशन दो। पूरे देशव्यापी आंदोलन, हमारे ट्रेड यूनियन, किसान आंदोलन, किसान सभा के लोगों ने तमाम देशव्यापी आंदोलन किया, धरने लगाए अपने अपने घरों में कि भाषण की जरूरत नहीं, राशन की जरूरत है। लोगों को घर पहुंचाने का सवाल है लोगों। और यही नहीं, बाहर के प्रांत के लोग ही नहीं, हमारे प्रांत के लोग जो बाहर हैं वही नहीं, हमारे प्रदेश के जनपदों में हमारे प्रदेश के लोग फंसे पड़े हैं। लेकिन सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार कैसे इन लोगों को गांव तक पहुंचाएगी, उनके घरों तक पहुंचाएगी, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। जो आपने अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था आपने की है वो इतना बिजी है
कि वो काम ही नहीं होता, उस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि मात्र पुलिस के दम पर पुलिस वो करके ये रुकने वाला नहीं, आपको सबका सहयोग लेना पड़ेगा। हम धन्यवाद करना चाहते हैं तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का, तमाम सफाई कर्मियों का, हम पुलिस का भी थैंक्स करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। तमाम कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस महामारी में वो जनता की सेवा करने पर लगे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि जो सरकार धीमी गति से इस काम को कर रही है, जो टेस्टिंग धीमी गति से कर रही है, ये इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको तमाम मेडिकल कॉलेजों में, तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, उनको अपने अंडर में लेकर के निःशुल्क तरीके से लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए। हम शिक्षा पर कहना चाहते हैं, कल एक हमारे छात्र नेता बोल रहे थे, उत्तराखंड एसएफआई के उस पर बोल रहे थे, आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, कौन सा ऑनलाइन? मैं पूछना चाहता हूं, चमोली के कनोल में कौन से ऑनलाइन का विद्यार्थी पढ़ेगा? ऐसे इलाके हमारे प्रदेश के हैं जहां कोई नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, लोगों के पास एक कमरा है, लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, कैसे ऑनलाइन शिक्षा आप करेंगे? कुछ प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन शिक्षा कर रहे हैं, हमारा सरकारी स्कूल का विद्यार्थी तो पिछड़ गया। उसके लिए क्या व्यवस्था है हमारे शिक्षा विभाग की? हम कहना चाहते हैं, जो बेरोजगार प्रदेश में वर्तमान में है और जो बेरोजगार बन के अन्य प्रांतों से हमारे प्रदेश के लोग आ रहे हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या नीति है? एक विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली प्रदेश के अंदर, इस विस्फोटक स्थिति को हमारी प्रदेश सरकार सभी लोगों के सहयोग से अगर पूरा नहीं करने का काम करेगी तो एक खतरनाक स्थिति हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश में पैदा हो जाएगी। हम फिर से निवेदन करना चाहते हैं अपनी सरकार से कि वो सरकार सबका सहयोग ले, हम सहयोग करने को तैयार हैं। हमने कहा आपको वॉलंटियर की जरूरत है, हमारे लोग जो है वॉलंटियर का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं, हमारी बहुत छोटी सी पार्टी है, हमारी पार्टी ने कम से कम अभी तक, जो कि अभी भी जारी है, 1000 परिवारों को राशन देने का काम किया। आज भी हमारी कार्यवाही के जो ग्राम प्रधान है माला गुरुंग, उनके नेतृत्व में 77 लोगों का किचन चल रहा है, 77 प्रवासी मजदूरों के लिए खाना बन करके पैक करके 2 टाइम का खाना जा रहा है। हम तमाम लोग जो लोग तमाम जनपदों में बाहर के लोग फंसे हैं, हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, अपने लोगों को उनके पास कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उनके लिए राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि इनको भेजा जाए। हम प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो बाहर के लोग जाना चाहते हैं उनको भेजने की व्यवस्था करिए। इससे हमारे प्रदेश के अंदर जो बोझ पड़ रहा है वो बोझ भी कम होगा। इसलिए हम पुनः निवेदन करना चाहते हैं, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि जो लोग जाना चाहते हैं उनको भेजिए और जो लोग आना चाहते हैं उनको लाइए। और हम कहना चाहते हैं, इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए हम अभी भी सरकार के साथ खड़े हैं। हम सरकार को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को लोगों की बात सुननी पड़ेगी। सरकार को इस महामारी में, सरकार के लोगों को, सत्ता दल के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे मौके पर यह राजनीति का समय नहीं है, ये जनता को सहयोग करने का, जनता को बचाने का समय है, जनता को सहयोग करने का समय है। इसलिए हम फिर से, जो हमने 16 तारीख का मांग पत्र दिया, हम पुनः सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम एक परिवार के लिए 35 किलो राशन देना चाहिए, बिजली पानी का बिल माफ करना चाहिए, तमाम शिक्षण संस्थानों की फीसें माफ करनी चाहिए। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो लोग कार्ड धारक नहीं है, उनके राशन, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए आधार कार्ड के आधार पर, मतदाता कार्ड के आधार पर उनको राशन की व्यवस्था करनी चाहिए। और तमाम राजनीतिक दलों से, सामाजिक संस्थाओं से, बुद्धिजीवियों से सहयोग लेकर के इस काम को करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, हमने कल तारीख को, आपको पता है, तमाम राजनीतिक दलों ने, वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष दलों ने एक मांग पत्र भारत सरकार को दिया। उस मांग पत्र में हमने कहा कि लोगों को मदद करिए, जो लोग बेरोजगार होके आ रहे हैं उनके खातों में कम से कम 10,000 रुपया भेजिए। फंड है प्रदेश के मुख्यमंत्री के खाते, उसमें भी फंड है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो
केयर फंड बना रखा है उसमें भी है, उससे मदद करनी पड़ेगी। अगर मदद नहीं करेंगे तो हमारे प्रदेश की जनता एक विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। हमारे प्रदेश के अंदर लोग बेरोजगार, लोग भूखे मरने के लिए हो जाएंगे। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार बेरोजगारों का ख्याल रखे, हमारी सरकार विद्यार्थियों का ख्याल रखे, हमारी सरकार किसानों का ख्याल रखे, हमारी सरकार मजदूरों का ख्याल रखे और पुनः जो लॉकडाउन की जो शर्तें हैं उस लॉकडाउन की शर्तों के अनुरूप हमको, हमारी सरकार को धीरे धीरे उद्योग धंधों को खोलना चाहिए। हमारी सरकार को किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए, जो खेती का काम है उसको सुविधा देनी चाहिए। जो मंडियां हैं उनके माल खरीदने के लिए उसके लिए सुविधाएं देनी चाहिए। और हम पुनः कहना चाहते हैं कि जो यात्रा सीजन है, हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, इस यात्रा सीजन को आप अपने हाथ में लीजिए और उस जो 5-6 जिले हैं जिसमें उत्तरकाशी है, टिहरी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ है, आपका चंपावत है, जहाँ यात्राएं चलती हैं, यात्रा पर लोग जाते हैं, उन यात्राओं को वो खोलें जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और यदि सरकार नहीं खोल सकती तो वहाँ के लोगों के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था करे ये सरकार। हमने कल मांग किया, आप सब जानते हैं, तमाम गाड़ियां बंद हैं, तमाम टैक्सियां बंद हैं, तमाम मैक्स कैब बंद हैं, उनके जो है रोड टैक्स जाता है, उनका बीमा जाता है, उनके लोन है। हमने सरकार से निवेदन किया कि परिवहन क्षेत्र में जितने लोग काम करने वाले हैं उनके कर्जे माफ होने चाहिए, उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, उनके जो टैक्स हैं वो टैक्स बंद खत्म होने चाहिए। हमको याद है 2013 में जब आपदा आई थी, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनका टैक्स माफ होना चाहिए जो टैक्स पड़ता है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि परिवहन क्षेत्र में जितने लोग लगे हैं उनके लिए जो है उनके टैक्स माफ करने का आदेश करें। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने आशा कार्यकर्ती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लोग हैं, उनके लिए भी वो सुविधा मिलनी चाहिए जो अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दे रही है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो मुकदमे जो कार्रवाई जो कल अपने भार्गव चंदोला के खिलाफ हुआ, जो हमारी इंदु नौडियाल के खिलाफ जो धमकी दिया गया, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भार्गव के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वो झूठे मुकदमे को वापस लिया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए मुकदमा करने के बजाय, प्रोत्साहित करने के बजाय ये काम हो रहा है, ये गलत है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो अमरमणि विधायक का जो मामला है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम पुनः सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, जो लोग अपने घरों को आना चाहते हैं उनको लाया जाए, जो लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं उनको पहुंचाने की समुचित व्यवस्था किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई आ जाओ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबको स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रदेश उन्नत होगा। हम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन की शर्तों को मानते हुए अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और इस प्रदेश की उन्नति के लिए काम करें। धन्यवाद।